नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में। दोस्तों, आज हम चर्चा में ले आए हैं विश्व श्रवण दिवस। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम बहुत ही उत्साह से, बहुत ही दिल से आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। इसीलिए हम अपना स्टूडियो में दो शख्स निमंत्रण किया गया है जो कि डेफनेस का बारे में बहुत ही डीप में जानकारी है। तो सबसे पहले आप सभी को अपने आज के मेहमान को मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर पगवा रिंगू जी, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर NPPCD DHS ऑफिस। और इसके साथ ही हमारा दूसरा मेहमान है डॉक्टर जिगो उरी जी, सीनियर ENT स्पेशलिस्ट ट्रिम्स। सर, आप दोनों को स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो सर, हम और हमारा व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन में ये वर्ल्ड हियरिंग डे किसको कहते हैं? ये जो वर्ल्ड हियरिंग डे, इसे हम लोग एवरी ईयर 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हमारे NPPCD सेल। NPPCD सेल का मतलब हो गया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस डेफनेस और हियरिंग एम्पेयरमेंट। जो कानों से आपको सुनने में तकलीफ़ हो या कम सुनते हो, इसके कारण ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके प्रिवेंशन और इस साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी ये अवेयरनेस और ये ज्ञान देने के लिए हम लोग ये दिन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके तहत हम लोग बहुत डिफरेंट वे से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि एक आज जैसे कि हुआ आपके साथ, ये हम लोग टेली टॉक कर रहे हैं, रेडियो टॉक होंगे, फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे, फिर हम लोग अपने होल ऑफ अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग वो स्क्रीनिंग कैंप करेंगे। जहाँ जहाँ भी ENT सर्जन है या जहाँ जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स है, उन लोग स्क्रीनिंग कैंप, फ्री स्क्रीनिंग कैंप करेंगे। डिफरेंट जो कान के बीमार है उसको इलाज करेंगे और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। अगर हियरिंग एड्स का ज़रूरत है सर, तो हियरिंग एड्स के लिए भी हम लोग वो रिकमेंड करते हैं। तो हियरिंग एड्स को एक्चुअली वो हम लोग सोशल जस्टिस उसमें हम लोग भेजते हैं। तो ये है। और उसके तरह और बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम हम लोग, जैसे कि स्कूल का वो वॉकेथॉन कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्विज कंपटीशन कर सकते हैं। बेसिक आइडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट कॉमन कॉजेस जो आपको डेफनेस होस कर सकते हैं, और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट एंड थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेशन। यही है सर, यही है सर। बहुत ही अच्छा। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा ये डेफनेस का रीज़न क्या हो सकता है बेसिकली देखा जाए, और इसका कितना प्रकार का डेफनेस है? डेफनेस जो है स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो मेन कारण है आजकल का जो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ये लैक ऑफ अवेयरनेस का कारण से ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमारा जो गांव में जो हमारा जो मदर है, जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो प्रेगनेंसी का समय में भी अवेयर नहीं होता है, जिसका कारण से जो डेफनेस जो है, चाइल्डहुड डेफनेस, जो माँ का पेट से ही उनका जो इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, वो एक कारण है। जैसे जब गर्भवती होती है तो औरत को क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, जैसे कि उनको एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करना चाहिए, या अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे स्पेशली, और CT स्कैन वगैरह। अच्छा। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स होता है, या कुछ मेडिसिन्स उनको नहीं खाना होता है, तो वो सब हमको पता नहीं होता है उनको। तो जैसे कि मलेरिया का मेडिसिन हो गया, एंटी मलेरिया हो गया, या फिर TB का मेडिसिन हो गया, इस तरह से होता है। उसके बाद फिर नॉइस ज़्यादा, जो प्रेगनेंसी है उनको स्मोकिंग वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ मेडिसिन है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। तो उनको ज़्यादा पर जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है उस जगह में रहना, कम रहना चाहिए। जी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे घर में अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका घर में दिवाली का समय में भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम क्रैकर्स वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। वो नहीं होने से बच्चा जो डेफनेस होकर रह सकता है। उसके बाद फिर डिलीवरी होने के बाद बच्चा नहीं सुनता है, उसमें भी अर्ली स्क्रीनिंग करना चाहिए। बच्चा जब अगर
साउंड को जैसे इस तरह से हम लोग ऐसा करके देखते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होने के बाद 2-3 महीना में हम लोग ऐसा करके, तो बच्चा उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। हम लोग उसको फिंगर प्रिक्शन बोलते हैं, वो माँ भी कर सकता है, मतलब कोई भी सदस्य कर सकता है फिंगर प्रिक्शन को, वो ताकि करके बच्चा का रिएक्शन देखना है। उसके बाद फिर माँ जो अलर्ट होना चाहिए कि अगर कुछ घर में कुछ आवाज़ आते हैं या फिर कुछ बर्तन थाली जब गिर जाता है तो बच्चा बहुत रिएक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको अर्ली स्क्रीनिंग करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जब बच्चा जब बड़ा होता है, फीडिंग का भी एक टेक्निक होता है, जो कान में जब बच्चा का स्टूशन ट्यूब बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन होता है, वो हॉरिजॉन्टल में होता है। जब हम बड़ा होता है तो वो वर्टिकल में होता है। तो इसकी वजह से माँ का जो फीडिंग, जब लेट के फीडिंग होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल है, तो माँ का दूध जो है अंदर में हवा जाके माँ का दूध कभी कभी कान में आता है। तो उसका वजह से चाइल्डहुड डिस्चार्ज, उसमें चांसेस ज़्यादा होती है डेफनेस होगा। हाँ, उसमें जो इन्फेक्शन होके वो डेफनेस होने का चांस होता है। उसके बाद जब आप बड़ा होते जाएगा तो फिर अभी स्विमिंग पूल में, आजकल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, फिर नदी में नहाते हैं तो उसमें भी पानी घुस जाता है, उसका वजह से भी डेफनेस हो सकता है। उसके बाद आजकल का नौजवान लोग जहाँ में भी जाएगा, वॉकिंग करने का टाइम में भी ईयरफोन यूज़ करता है। तो जो ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करने से क्या होता है कि वो नॉइस ट्रॉमा होता है। तो उसका वजह से भी काफ़ी, इवन आज भी मैंने ओपीडी में देखा है एक लड़की डेफ होके आया है, मतलब इसका रेगुलरली वो मैंने ईयरफोन यूज़ करता है। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब हम लोग को अवेयरनेस होना ज़रूरी है। लड़का लोग फैशन जैसा हो जाता है, एवरीथिंग मतलब ईयरफोन लगा के काम को भी करता है, वॉक करने से भी या इवन घर में भी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब एज बढ़ते जाएगा फिर एज का भी एज रिलेटेड डेफनेस होता है। तो ये सब बहुत सा कारण है। उसके बाद कुछ मेडिसिन होता है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कैंसर का मेडिसिन हो गया, टीबी का मेडिसिन हो गया। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होता है जो रेगुलर यूज़ करता है उनको कान में इफेक्ट होता है। तो वो जब आप टीबी का दवा ले रहे होता है तो उसमें मॉनिटर करना पड़ता है, आपका हियरिंग को टेस्ट करना पड़ता है, या फिर कान का अंदर में कुछ गूंज रहा होता है तो आप उसको डॉक्टर के पास जल्दी जाना होता है। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन जब खा रहा होता है तो कान को इफेक्ट होता है। सो ये सब है जो कारण जिसका वजह से। और एक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, मतलब सुबह उठा देखा है तो कान नहीं सुन रहा है। मतलब कल रात को नाइट को ही उसका बंद हो गया, बंद हो गया। तो इस तरह से भी एक होता है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ना, वो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन का वजह से भी होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे अभी आजकल का कोरोना हो गया, कोविड हो गया, उसका वजह से भी होता है। या फिर हर्पिस हो गया, हर्पिस जोस्टर जो हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घाव होके सुबह में उठता है तो नहीं सुन रहा है। और एक इडियोपैथिक जी बोलता है जो इसका कॉजेज हमको पता नहीं है, इडियोपैथिक, वो हम इडियोपैथिक ग्रुप में आते हैं। तो इस तरह से हियरिंग डेफनेस हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। अभी तो आप सुना है कि हमारा घर का सदस्य भी हमारा बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि उसको डेफनेस से बचाने के लिए। अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो उसका मतलब उसको इलाज हो पाएंगे। हाँ, हो पाएंगे। खासकर डॉक्टर साहब ने जो बताया फीडिंग सिस्टम और पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, और उसको जो फिंगरिंग जो टेप देना वो भी टेस्ट करके आप अपना बच्चा को डेफ्ट होने से बचा सकता है। जी जी। इसके साथ ही सर आपसे जानना चाहिए कि सर ने कहा कि हमारे अवेयरनेस कम होने का कारण से डेफ्ट का नंबर्स जो इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप लोग का जो प्रोग्राम है किस प्रकार से आप लोग अवेयरनेस देता है कि आप किस एजेंसी से, किस संस्था से मदद लेके हमारा विलेजर को या तो हमारा जो कॉमन पीपल को अवेयरनेस देता है? इसमें ऐसा है सर, हमारे जो प्रोग्राम का अंडर में NPPCT के अंडर में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर वो चूज़ करके रखा है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलते हैं। तो वो भी एक डॉक्टर होते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो डॉक्टर है वो फिर अपने अंडर जो आपका CSCs होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर नीचे तक ये विलेज, आपने एक बार बोला भी था शायद, विलेज के जो पंचायत लेवल, वहाँ तक वो उन लोग के साथ टच में रहते हैं। उन लोग को वो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग देते हैं, आशा वर्कर्स लोगों को स्पेशली और बाकी डॉक्टर्स लोगों को, और उसके ज़रिए सब अवेयरनेस प्लस जो ट्रीटमेंट जो होना चाहिए उनके ज़रिए जाते हैं सर। तो हम लोग के नोडल पर्सन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं। अच्छा। NPPCT के सर वो डॉक्टर होते हैं।
ओके, बहुत बढ़िया। आप उसी का हेल्प से आप लोग अवेयरनेस देता है। हाँ। हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है हमारे कॉमन पीपल को, हो सकता है हिंदी नहीं आता है या तो इंग्लिश नहीं आता है या साइंस का कुछ जो टर्म्स होता है वो मालूम नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ विजुअल या कुछ आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम लोग का पास है ऑडियो विजुअल, अच्छा। जो सिंपल जो वीडियोस होते हैं, कॉमन कॉजेस ऑफ जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस जो अभी बोले हैं, उसको कॉमन कॉजेस जो होते हैं, जैसे कि ओरी सर ने अभी बताया, तो उसके हम लोग के वीडियोस है सर, और जिंगल्स है। उसके बाद हम लोग पोस्टर्स से वो करते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पोस्टर्स और पैम्पलेट्स है हम लोगों के, पैम्पलेट्स भी हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग फॉर ऑल द लेवल्स आपका वो है। और सर मैं इसमें थोड़ा एक ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज। ओरी सर ने जो कॉजेस ऑफ डेफनेस जो बोले थे, तो उसमें जस्ट मैं मेरा साइड से ऐड करना चाहता हूँ। एक है कि अरुणाचल में ये कॉमन है, कॉन्सेंगुइनियस मैरिज, सेम रिलेटिव, बहुत क्लोज रिलेटिव एक जो शादी करते हैं, ओके। जैसे कि सेम रिलेटिव्स में सेम फैमिली से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, ब्लड रिलेटेड। हाँ, जैसे कि आप अपने माँ का सिस्टर को माने कोई कम्युनिटी शादी कर सकता है, क्योंकि माँ का जो सिस्टर है वो तो दूसरा जाति का हो गया। हाँ। और मैं तो पिताजी का टाइटल ले रहा हूँ, इसलिए पिताजी का जाति को तो मैं नहीं शादी कर सकता, लेकिन माँ का क्लोज रिलेटिव को शादी कर सकता है। ऐसा होता है, ऐसा है कुछ अरुणाचल में। तो ऐसा होने से क्या होता है कि बच्चा उन लोग का ये सुन नहीं सकता है, डेफ डम पैदा हो सकते हैं। हाँ। ये एक चीज़ है जो जिसका हमें हम ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना शादी से चाहिए। हाँ पहले। हाँ, वो है सर। ओके। हाँ, ये बात तो पहले भी मैं सुना बहुत लोग से कि मतलब सेम जब ब्लड रिलेटेड से मैरिड होने से कुछ अपंग होता है बच्चे, हैंडीकैप होता है, ये हम लोग सोचा था कि ये ऐसे लेमैन का बात है, लेकिन साइंटिफिकली ये भी प्रूफ है इसका मतलब। ओके, यही सब हम ध्यान देना चाहिए हमारे जितना यूथ्स लोग हैं। और सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं और एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ इसमें। और दूसरा बात ये है कि सर अगर माँ और पिताजी दोनों अगर सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अगर ऐसा मेल फीमेल दोनों के बीच में अगर शादी हो गए, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए डेफ एंड डम चाइल्ड, बच्चा नहीं सुन सकता है, नहीं बोल सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो ऐसे इसीलिए ऐसा अगर हो भी जाता है तो उन लोगों को काउंसलिंग का जरूरत है सर। ओके, ये भी एक पॉइंट है सर। बहुत सा बीमार होता है कि आप हेरिडिटरी भी आते हैं, हाँ, आपका डायबिटीज हुआ, राइट, प्रेशर हुआ, इस प्रकार का भी ये मतलब हेरिडिटरी से भी कम्युनिकेट हो सकता है। राइट सर, राइट। अच्छा, ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैं सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा लास्ट ईयर का यानी कि 2021 का जो हमारा टेम था कि इसमें टेम था हियरिंग केयर फॉर ऑल, तो अभी 2022 में क्या टेम रखा है हमारा इस टेम को? सर बता दीजिए क्या है आज। अच्छा सर, आप बता दीजिए। इसका है, अभी मैं बता देता हूँ आप लोग को, इसमें एग्जैक्ट मैं आप लोग को सुना देता हूँ। टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। यस। तो ये बार इस टेम को क्यों चुना गया, ये एक्चुअली जानना चाहिए। और ये सर अभी बोल लिसन रहे विथ थे केयर मतलब इसमें ऐसा है, जैसे अभी पर्टिकुलरली नॉइस का वही साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जैसे नॉइस से हम बच के रहना चाहिए। जैसे अभी आपका सिंपल जब आप सुबह घर से जब निकलता है, आपका जो हॉर्न हो गया, गाड़ी का जो हॉर्न, नो हॉर्न जोन में भी हम लोग का यहाँ पे हॉस्पिटल का सामने में हॉर्न नहीं बजाना होता है। उसके बाद स्कूल का सामने में हॉर्न नहीं देना होता है। अस्पताल का सामने में हम लोग ट्रिम्स में काम करते हैं, कितना लोग हॉर्न बजा के जाते हैं, हाईवे का सामने है। तो इसलिए हम जब ट्रैफिक में होने से भी हमको हॉर्न नहीं बजाना है। हॉर्न तभी बजाना है जब आप किसी का लाइफ जान को अगर रिस्क हो रहा है, आपका गाड़ी जब ड्राइविंग कर रहा होता है, किसी को लगने वाला होता है, तभी आपको हॉर्न बजाना है। अदरवाइज आपको हॉर्न बजाना ही नहीं है टाउन में और पब्लिक प्लेस में, या फिर आपका अपना के लिए भी। इसलिए ड्राइविंग जो ड्राइवर्स है, ड्राइवर बाय प्रोफेशन, उनका ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि वो हमेशा हाईवे में हॉर्न बजा के जाता है, खुद अपना से सामने से। उसके बाद जो एरोप्लेन, ट्रेन स्टेशन वगैरह में जो काम करते हैं, हाई नॉइज प्रोड्यूसिंग एरिया में। उसके बाद जो लेबर लोग क्रशर में जो काम करता है। उसके बाद जो अभी स्टूडियो में, जहाँ में अभी तो यहाँ साउंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ गाना वगैरह रिकॉर्डिंग होता है, वो स्टूडियो में जो उसका जो स्टूडियो इंचार्ज जो करते हैं साउंड का जो, उनको भी ये होना ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, कि क्योंकि हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट का नाम पर इतना साउंड हो रहा है, इतना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग अवेयर कराना है। तो इसलिए ये थीम रखा गया है।
तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग साउंड जैसे कॉन्सर्ट वगैरह में जिसका कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो साउंड सिस्टम का सामने नहीं बैठना है, वो दूर में बैठना होता है। इसलिए सिंगर लोग जब गाना गाते हैं अपना प्लग करके गाते हैं, क्योंकि उनको भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में होने से उनको भी इफेक्ट होता है। तो ये जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो होता है, जो हाई रिस्क जोन में जो काम करता है, तो वो सबको ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली दिवाली वगैरह में क्रैकर्स तो कंप्लीट बैन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैन नहीं होता है। बैन भी हुआ था, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं चुप तो ये सबको हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये इस बार का थीम हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत और सर अगेन सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा एक ऐड करके ओरी सर को, डॉक्टर रेड्डी को पूछना भी चाहता हूँ। तो एक ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आप जब स्कूटी चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना ही है। तो दैट इज़ टू प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम हेड इंजरी, वो एक है। और दूसरा वजह है टू प्रोटेक्ट योर साउंड सर, ये है सर। Exactly. तो इसी में जब आप साउंड में आ गए तो ओरी सर को मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो सर बोल रहे कि यंग जनरेशन अभी के कान में वो लगा के ईयरफोन लगाते हैं। exactly. लेकिन सर ने मुझे एक बार बोला था एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, उन लोग क्या पहनने से, क्या लगाने से उससे कान को क्षति कम होगा, चल जाए, अपना कान भी हेडफोन ना बच ऐसे कुछ बोला उसमें था। एक एक्चुअली नॉइस प्रोटेक्टिव वाला आता है उसमें ना, वो साउंड का मतलब उसी में ही ईयरफोन में ही वो रहता है, कुछ स्पॉन्जी टाइप का जो होता है, वो नॉइस को प्रोटेक्ट करता है उसको भी, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं करना है। तो उसके लिए आप उसको बाहर में रखना है, मतलब कान का अंदर नहीं घुसा के, तो बाहर में रखने वाला एक उसको नॉइस प्रोटेक्शन होता है, उसी में इनबिल्ट वाला आता है। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि जो भी यूज नहीं करना है, एवरीथिंग टू मच इज बैड। Yes, हाँ, yes. यूज करो, कुछ लिमिटेशन, जितना नेसेसरी इतना ही यूज करो। ये तो यूथ लोग को हम ये कहेंगे ना। तो सर, और एक बात आपसे मैं पहले आपसे चर्चा कर, टाइप ऑफ दिस डेफनेस, एक हियरिंग ट्रॉमा, तो आप हमको थोड़ा विस्तार से बताइए कि खास करके मैंने सुना कि हमारा यहाँ ट्रैवल एरिया में ज़्यादातर हियरिंग ट्रॉमा ज़्यादा पाया जाता है। जी, ये जी, ऐसा जी। क्यों? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने ये क्या है जिक्र किया है, ये पब्लिक को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे एक बहुत डोमेस्टिक प्रॉब्लम बन चुका है। स्पेशली हमारे यहाँ पे जो हस्बैंड लोग हैं, छोटा मोटा घर का जो ये इश्यूज़ में अपना वाइफ को स्लेव कर लेते हैं, जिसका वजह से काफ़ी केसेस मैंने देखा है। मेरा यहाँ रिकॉर्ड भी है, मेरा वीडियोस भी है, फिर मैंने उसको कंपाइल करके भी रखा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे मतलब दुख का बात है कि जो एजुकेटेड हस्बैंड वो भी करता है, क्योंकि पर्दा जो है बहुत पतला होता है, और वो अंदर में जो प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होने से पर्दा जल्दी जल्दी पच जाता है। तो इसलिए लोग अपना वाइफ को डायरेक्ट स्लैप करता है। और इवन मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था मेरा यूट्यूब में कि हस्बैंड जो हस्बैंड अपना वाइफ को स्लैप करने वाला, ये प्रिकॉशंस ये सब लेना है बोल के बनाया था। तो उस दिन मैंने एक केस भी देखा है, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया फिर, जिसका वजह से हस्बैंड को पट गया। तो इस तरह से बताइए, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गुस्सा होने से भी ईयर से स्लैप नहीं करना है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो। टीचर्स उसके बाद फिर एक है सिक्योरिटी पर्सनल्स जो ड्यूटी करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया या फिर कहीं में भी हो, उसमें लड़का लोग को अगर पकड़ के डायरेक्ट मार देता है, इसका वजह से भी पच जाता है। उसके बाद फिर स्कूल में टीचर्स लोग जो पनिशमेंट का तौर पे होमवर्क नहीं किया, वो नहीं किया बोल के बच्चा को यहाँ मारता है, तो फिर उनका भी ऐसा बहुत केसेस है। मेरा टीचर्स को केस दिया पेरेंट्स ने, मेरा बेटा को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस ये लेना है, अगर मार भी दिया, पट भी गया, तो आपको कुछ नहीं डालना है अंदर में, पानी उनी नहीं डालना है। कोई ऑयल डाल देता है, कोई कुछ हो गया बोल के अंदर में कुछ दवाई वगैरह अपने से डाल देता है, ऐसा नहीं है। उसको पानी से बचना होता है, पानी से बच के हम लोग के पास आना होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो उसके बाद ज़्यादा केसेस में तो रिकवरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा से फटा होने से उसको ऑपरेशन करके ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके, मतलब ऑपरेशन का नौबत तक आ सकता है। तो इट शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, ये ट्रॉमा मतलब बहुत कॉमन है, अरुणाचल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक तो फिर डाइविंग, जैसे लड़का लोग स्विमिंग पूल में डाइव करता है और प्लग नहीं लगा के स्विमिंग करता है, और नदी में डाइविंग मारता है, उसका वजह से भी प्रेशर बेरो ट्रॉमा बोलते हैं हम लोग। ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड और ज़्यादा लो उसमें भी दोनों में मतलब पच सकता है। हाई अल्टीट्यूड में भी जैसे अभी फ्लाइट में जाता है, या फिर जैसे तवांग वगैरह में जो घूमने जाता है, तो उसमें भी ईयर इंजरी होके आता है। उसके बाद नीचे जाएगा
सी का अंदर में डाइविंग करके कोई कोई लोग तक करता है ना, लड़का लोग हमारे यहाँ नदी में भी, तो उसमें भी बहुत उसमें भी चांसेस है। हाँ बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस है, सब पाया गया। हाँ पाया गया है। ओके, बहुत बढ़िया सर। आप हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर NPPCD है, तो मैं जानना चाहूँगा NPPCD क्या है? NPPCD का फुल टर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। तो अभी जो हम लोग डेफनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको कैसा कम किया जाए, कैसा रोका जाए, हाँ कैसा कंट्रोल किया जाए, तो ये इसी के बारे में है। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, NHM के अंडर में आते हैं। अच्छा। तो इसके तहत फिर हम लोग अपना स्टेट ऑफिस एक है, स्टेट सेल, और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जैसे मैंने बोला। तो ऐसा करके इसके अंडर में हमारे 4 वो एस्पेक्ट है मेनली। एक तो है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो आपके ENT सर्जन से लेके आशा तक, ताकि उन लोग मीन से ईयर केयर डिलीवरी सिस्टम को वो अच्छा से कर सके। उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी आएंगे, हम लोग वो ENT सर्जन और बाकी जो ईयर केयर रिलेटेड स्टाफ, ऑडियोलॉजिस्ट, ऐसे को हम लोग हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं और भेजते हैं। ये हो गया उसके अंडर में। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट हो गया आपका ट्रीटमेंट का। तो अभी जो डिस्कस कर रहे थे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए फिर हम लोग स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ में ENT सर्जन है, तो वहाँ पे हम लोग ENT माइक्रोस्कोप और अदर इक्विपमेंट्स देते हैं, और ऑडियोमेट्री मशीन अगर ऑडियोलॉजिस्ट है वो देते हैं। इवन अप टू PSC लेवल हम लोग वो देते हैं, आपका PSC किट, उसमें बेसिक ईयर वो एग्जामिनेशन वाला जो टूल्स होते हैं वो देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे वो हो गया एक अभी जो वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में बोले आपको, तो स्क्रीनिंग कैंप वो IEC एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो IEC एक्टिविटीज़ अवेयरनेस ये हम लोग को करना है, ये एक एस्पेक्ट है। और लास्ट एस्पेक्ट रिफरल, अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो हम लोग ENT सर्जन जैसे कि सर के पास भेजते हैं, सर उसको डायग्नोसिस करके कितना डिग्री ऑफ डेफनेस है वो करते हैं। तो वो सर्टिफाई होने के बाद फिर उसे हम लोग वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भेजते हैं। तो उन लोग वहाँ पे वो रिहेबिलिटेट, यानी कि अगर हियरिंग एड का ज़रूरत है तो उन लोग देते हैं। लेकिन हम लोग का साइड से स्पीच, वो अगर बच्चों का बहुत स्पीच जो होता है, हाँ नहीं, बहुत बच्चों का जो स्पीच प्रॉब्लम होता है, कोई अच्छा। हकलाना जैसा होता है ना, ऐसा बहुत स्पीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम्स है, वो तो हम लोग ही देते हैं। अच्छा। सर के अंडर में ऑडियोलॉजिस्ट है, तो सर लोग देते हैं उसको, स्पीच थेरापी बोलते हैं उसको। अच्छा, वो भी speech एक बहुत ही therapy। बड़ा सब्जेक्ट है सर। बहुत बढ़िया, आपका पास बहुत ही मतलब जो अवेयरनेस देने का चीज़ है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे फिर से कि हमारा पब्लिक होता है, पंचायत लीडर्स होता है, या तो हमारा कुछ कॉरपोरेटर या जो होता है वो लोग मायूर लोग जो होता है, उनको लोकेट किया कि कहीं जगह पे, कहीं विलेज पे या कहीं राज्य पे बहुत ही डेफनेस का जो पीपल इंक्रीज हो रहा है। तो इस समय में वो आप लोग को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊँ या कहाँ जाऊँ? इस प्रकार का जो आपका अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ, जो NPPCD का जो प्रोग्राम को आपको इसका लाभ उठाना हो, ऐसा होने से तो वो हमारे सेल को ही कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा। NPPCD सेल को। तो प्रेजेंटली हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस वहाँ पे ऑफिस है। में अटैच है, रूम 113। इसमें सर मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। इसमें मतलब Please, कंसर्न नोडल ऑफिसर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग का नोडल ऑफिसर है, ये ऑलरेडी बना कर रखा, उनका टीम है, तो उधर जाके कांटेक्ट करना है। और इसमें ये प्रोग्राम जैसे सर ने बताया, इसमें और एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का अंदर में नहीं आता है, लेकिन हम लोग इसको स्क्रीन करके हम लोग का RBS के बोल के, एक तो हम लोग का NHM का अंदर में आता है, वो जैसे कोक्लियर इम्प्लांट, अच्छा। जो छोटा बच्चा है 5 इयर्स बिलो 5 इयर्स बात नहीं कर सकता है और नहीं सुनता है, उसको भी हम लोग स्क्रीनिंग करके उसको उधर NHM में और एक प्रोग्राम है, वो अलग हम लोग नहीं करते हैं, उसका अलग हम लोग NHM का अंदर करता है। उसमें हम लोग रिकमेंड कर देता है कि ये बच्चा को कोक्लियर इम्प्लांट करना है, यानी कि यहाँ ब्रेन का अंदर में मशीन डाल देना है। तो उसके लिए कोई बहुत कॉस्टिंग होता है, अराउंड 5 लाख to 8 लाख तक जाता है इसका सर्जरी वगैरह। तो इसका स्कीम का जरिए कुछ मुफ्त तो मिल जाएगा सर? इसमें या तो कुछ सब्सिडी मिल जाएंगी? इसमें 5 लाख तक गवर्नमेंट हेल्प करता है इसमें। 5 लाख तक गवर्नमेंट का तरफ से देगा, और बाकी जो अपना पेरेंट्स लोग अरेंज करता है, इस तरह से भी होता है। ये भी हम लोग का पब्लिक को पता नहीं होता है। गाँव में इसका डेफनेस बच्चा बहुत है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, तो उन लोग ट्रीटमेंट करना ही छोड़ देते हैं।
जबकि हमारे पास स्कीम है। हाँ हाँ। नहीं, मैं सभी को ये बताना चाहिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश इस नाहरलगन में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में अटैच है NPPCD। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो उधर आइए और हमारे सार लोग से गाइडेंस दीजिए और उसका अवेयरनेस लीजिए। बहुत ही अच्छा ये कार्य है आई थिंक। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार का जो आप जैसे कि एक टाइप बताए कि ट्रॉमा जो ईयर ट्रॉमा होता है, हाँ, हाँ। इस प्रकार का अलावा और भी डिफरेंट टाइप है, हाँ। और उस प्रकार में कौन सा टाइप ज़्यादा है यहाँ पे पाया गया, और या तो किस एज ग्रुप का हाँ हाँ ज़्यादा जो डेफनेस पाया गया? हाँ, इसमें एक है ये है कि जैसे हम लोग उसका जो कंडक्टिव डेफनेस जो बोलते हैं, जो ईयर का जो कंडक्टिव पार्ट जो खराब हो जाता है, मतलब जैसे हम लोग का कंडक्शन के लिए हम लोग को ड्रम चाहिए ना, पर्दा चाहिए होता है, और बोन अंदर में बोन चाहिए होता है। अगर उसमें अगर ख़राब होता है तो उसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। और किसी किसी का सेंसरी न्यूरल बोलता है, जो नर्व खराब हो गया। जैसे लोग कैसे सुनता है, जब पर्दा हिलेगा तो पर्दा का अंदर में जो बोन है वो भी हिलता है। उसके बाद उधर से जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो नर्व का थ्रू ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, अगर इसमें बीच में अगर पर्दा खराब होने से वो कंडक्टिव डेफनेस में आ जाएगा। अगर कंडक्शन का जो मैकेनिक खराब होने से, लेकिन नर्व खराब होने से उसका नर्व डेफनेस बोलता है। तो नर्व डेफनेस का तो या ज़्यादातर केसेस में ओल्ड एज, जो हम लोग उसको ये जो जितना एज बढ़ते जाएगा उसका जो नर्व सेल्स लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे मिलियंस ऑफ एयर सेल्स होता है, तो वो भी हमारा एज के साथ वो भी कम होते जाता है। अच्छा, तो मतलब फंक्शन वीक होते जाएगा, हियरिंग कम होते जाता है। किसी किसी का जल्दी होता है, किसी किसी का ये थोड़ा सा ये में जल्दी हो जाता है, पुराना मतलब एज लेट होता है। और किसी किसी का ससेप्टेबल होता है, जैसे कोई सिगरेट स्मोकर्स है, या किसी किसी का जैसे डायबिटीज़ हो गया, तो उन लोग का जल्दी होने का चांस है। जैसे पहले मैंने बोला किसी किसी का जो साउंड पोल्यूशन एरिया में काम करते हैं, तो उन लोग का ससेप्टेबल जो कम होने का चांसेस जो कम होता है, मतलब जल्दी होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए नर्व डेफनेस जो है ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। अच्छा, कंडक्टिव डेफनेस जो है यंग में ज़्यादा होता है, जैसे 30-40 ईयर्स एज में, या फिर 20s में भी मिलता है। तो हम लोग उसको क्रोनिक COSM बोलते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकता है। तो आजकल हमारे यहाँ तो आराम से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, आराम से हो जाता है। लेकिन जिसका नर्व डेफनेस होता है उनका ऑपरेट नहीं कर पाते, चांस कम है। और हमारे यहाँ पे आजकल हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं, हम लोग इनकेस यंग में अगर कोई किसी का डेफनेस हो जाता है या फिर पर्दा जो खराब होता है, हम लोग एंडोस्कोपी से भी उसको कर सकते हैं। एंडोस्कोपी यानी कि हम लोग कान को नहीं कटेगा, पहले तो यहाँ से कटता था, यहाँ से खोल के हम लोग उसको लिफ्ट करके यहाँ से होता। आजकल डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मशीन से होल से घुसा देते हैं, एंडोस्कोपी से, मतलब यहाँ घुसा के टीवी में स्क्रीन में देखिएगा, मॉनिटर में, उसके बाद डायरेक्ट कर लेता है। तो उसमें आप जल्दी भी ऑपरेशन हो जाता है, प्लस स्कार नहीं होता है। स्कार होने से क्या होता है, पहले तो यहाँ से कटने से स्कार होता था, तो इसका वजह से आपको सर्विस में कभी कभी जैसे आर्मी में रिजेक्ट होता है, और फिर पुलिस वगैरह में भी कभी कभी रिजेक्ट होता है। तो अभी ये स्कार ने ऑपरेशन किया बोल के पता नहीं चलता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का, तो उसको हम लोग का पब्लिक लोग का मतलब लाभ उठाना चाहिए। तो सर अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, ये हमारा डेफनेस होने का बाद, हमारा आदमी का जो डेफनेस होने का बाद हमारा फैमिली में, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है कि इतना डेफनेस होने का बाद तो जो भी बहुत काम नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो प्रॉब्लम क्या क्या है सोसाइटी में, क्या प्रॉब्लम आता है इसका सोसाइटी में, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है? हाँ, इम्पैक्ट तो बहुत है। मैं कुछ बताऊंगा, फिर सर बताएंगे आपको। एक तो वो है कि आपको नौकरी मिलना मुश्किल, कोई भी उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे, है ना, सुन नहीं सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर स्टूडेंट है तो इवन इफ इज इंटेलिजेंट, बेचारा वो सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कैच कर नहीं पा रहा है, तो इसीलिए उसका वो आपका ये पढ़ाई लिखाई स्टडी वीक होगा। फिर इवन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स लोग के साथ थोड़ा रिलेट कर नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, सोशल इश्यूज होता है। और सर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? वही मैं बोल रहा था, मतलब आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। जैसे मैंने एक पेशेंट देखा है, वो GB है, गाम्बुरा, हेड गाम्बुरा है, लेकिन उसका कान जो सडनली ख़राब हो गया, उसका हो ही नहीं सका, परमानेंट लॉस हो गया। तो वो तो गाम्बुरा तो लीडरशिप होता है बस्ती में, तो उनको डायरेक्ट सोशल आइसोलेशन, वो कबांग वगैरह में अटेंड करने नहीं सकेगा, जिसका मीटिंग्स होता है, ये होता है। तो इस तरह से बहुत कोई डिप्रेशन में चला जाता है, इवन कोई सुसाइड भी करता है।
हमारा पेशेंट एक सुसाइड भी हुआ है। तो मतलब एक डिप्रेशन में कोई कोई चला जाता है। ये एक पब्लिक मतलब ये के लिए फैमिली के लिए एक बर्डन भी है। बर्डन मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसा हो जाता है। तो क्योंकि उनको संभालना पड़ता है, वो उसका ऑक्यूपेशनली उसका हज़ार्ड होता है, अपना प्रोफेशन वो एक्सेलेंट वे में नहीं कर पाता है, उनको एक डिसेबिलिटी हो जाता है। अच्छा। तो ये एक डिसेबिलिटी जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब वो हो गया, मतलब पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए, सोसाइटी के लिए, और एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हाँ, जो हमारा इंटेलिजेंट जो डॉक्टर्स हो सकता है, कोई IAS हो सकता है, उन लोग का सडनली डिपनेस हो जाएगा, इसका मतलब काम कट ऑफ ऑटोमेटिकली मेरे सोसाइटी के लिए तो बहुत लॉस है। बहुत अच्छा बात हुआ आप दोनों से। लेकिन मैं आप दोनों से ये अनुरोध करूँगी, जाते जाते हमारा युवाओं को खास करके और मेरा व्यूअर्स का कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस प्लीज़। हाँ, मैं हमारा जो अपना यहाँ का जो स्पेशली जो यूथ को मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप अपना जो ईयर केयर कीजिए। ईयर केयर के लिए आपको सबसे पहले आप लोकल क्वेक में नहीं जाना चाहिए। जैसे रास्ता का किनारे में जो घूमता है, ट्रेन स्टेशन में जो घूमता है, ये लेके कान को साफ करने के लिए उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बाद कोई लोकल ट्रीटमेंट भी करता है, और वो कुछ अंदर में घुसा देता है या फिर कुछ पिस के डालता है, उसमें बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद अपना जो की से भी साफ नहीं करना है, और मच्छिस कती है। उसके बाद जो पंख बस्ती में जो फीडर होता है ना, फीडर से अपना कान को नहीं करना है, और ये सब ईयर केयर में आता है। उसके बाद जब नहाएगा तो जिसका कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज पानी जो निकलता है, वो नहाने का टाइम में साबुन पानी बिल्कुल जाने नहीं देना है। उसके लिए आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर फार्मेसी में ईयर प्लग मिलते हैं, वो प्लग को आप यूज़ कीजिए। उसके बाद पहले भी बता चुका हूँ जो ईयरफोन आप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ईयरफोन लिमिटेड यूज़ करना। अगर आपको ज़रूरत पड़ गया, या क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है होने से भी आप 1 घंटा से बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप टीचर से बोलना है कि हमको 1 घंटा तक ईयरफोन यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करने से भी वॉल्यूम को कम में यूज़ करना है। उसके बाद नहाने से में स्विमिंग पूल वगैरह में जाने से ईयर प्लग यूज़ करना है, नदी में डुबकी नहीं लगाना है। तो इस तरह से अगर आपका ईयर में अगर कुछ दिक्कत है तो आप हम लोग का ENT सर्जन के पास आना है। तो ईयर प्रॉब्लम का स्पेशली यंग एज में इलाज हो जाता है। तो यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर्स, आप दोनों आया हमारे स्टूडियो में, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे बातें, बहुत ही प्रिवेंटिव बात बताया। उसी के लिए मैं दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप आज के चर्चा से बहुत लाभ मिला होगा। उम्मीद करते हैं ये जितना बताया डॉक्टर्स ने उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। उसी के साथ ही मैं आप सभी को वर्ल्ड हियरिंग डे का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। Okay, done.